नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाज़ार क्या है। शेयर बाज़ार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं थोड़ा। शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह शेयर बाज़ार में भी खरीदने और बेचने वाला एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करके सौदे पक्के करते हैं। पहले शेयरों की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुंह जबानी ही सौदे किया करते थे। लेकिन अब यह सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिलती है। आज स्थिति है कि खरीदने बेचने वाला एक दूसरे के जान भी नहीं पाते। ठीक है, एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर शेयरों की नीलामी होती है। अगर किसी को बेचना होता है तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को शेयर बेच दिया जाता है, या अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो बेचने वालों में से जो सबसे कम कीमत पे तैयार होता है उससे उससे शेयर खरीद लिया जाता है। शेयर मंडी जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तरह की बोलियां लगाने के लिए जरूर सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं। सोचिए, एक दिन में करोड़ों शेयर का आदान प्रदान होता है। कितना मुश्किल हो जाए अगर सभी कारोबारियों को चिल्ला चिल्लाकर ही खरीदे और बेचने का वालों को ढूंढना हो। अगर ऐसा हो तो शेयर खरीदना और बेचना कमोबेश असंभव हो जाएगा। शेयर मंडियां इस काम को सरल और सही ढंग से करने का मूलभूत ढांचा प्रदान करती है और कई प्रकार के नियम कंप्यूटर की मदद से शेयर ब्रोकर इंटरनेट के माध्यम से मूलभूत ढांचा दिया जाता है। असल में शेयर बाजार एक बहुत ही सुविधाजनक सब्जी मंडी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये जो भी जानकारी आपको दी जा रही है बिल्कुल सही है, और ये एक तरह से बोल सकते हैं कि शेयर बाजार की काला सच और जो भी है सच ही है एक तरह का। और दूसरा, कुछ साल पहले तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सीधे खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। पिछले कुछ सालों में कंप्यूटरों और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी घर बैठे शेयर को ऑनलाइन खरीद और बेच सकता है। सूचना क्रांति का यह एक उत्कृष्ट नमूना है। जो काम पहले कुछ पैसे वाले लोग ही कर सकते थे, अब वो सब एक आदमी भी कर सकता है। शेयर बाजार को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों, प्राइमरी मार्केट में कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार सूचीबद्ध होती हैं और अपने शेयर जारी करती है। कंपनियां पहली बार शेयर बाजार में इशू करती हैं और बाजार से पूंजी जुटाने का प्रयास करती हैं। सेकेंडरी मार्केट को एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट भी कहते हैं। यह एक रेगुलर मार्केट है जहां पर कंपनियों के शेयर की ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पर होती है। निवेश शेयर ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स को पूरा करते हैं। आजकल की सभी शेयर डिमटेरियलाइज होते हैं। शेयरों के अलावा विशेष भारतीय म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। आम ग्राहक को किसी भी डीमैट सर्विस देने वाले बैंक में अपना खाता खोलना पड़ता है। आजकल कई बैंक जैसे ICICI, HDFC, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि डीमैट सर्विस देते हैं। इस तरह के खाते की सालाना फीस 500 से 800 रुपये के आसपास होती है विद GST। शेयर बाजार किसी भी विकसित देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिस तरह से किसी देश, गांव या शहर के विकास के लिए सड़कें, रेल यातायात, बिजली, पानी सबसे जरूरी होते हैं, वैसे ही देश के उद्योगों के विकास के लिए शेयर बाजार जरूरी है। उद्योग धंधों को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। यह उन्हें शेयर बाजार से मिल जाता है। शेयर बाजार के माध्यम से हर आम आदमी बड़े से बड़े उद्योग में अपनी भागीदारी प्रदान कर सकता है। इस तरह की भागीदारी से वो बड़े उद्योगों में होने वाले मुनाफों में बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। मान लीजिए, अगर किसी भी नागरिक को यह लगता है कि अपने आने वाले समय में रिलायंस या इंफोसिस भारी मुनाफा कमाने वाली है, तो वह इस कंपनियों के शेयर खरीद के इस मुनाफे में भागीदार बन सकता है। और ऐसे करने के लिए
तो व्यवस्था चाहिए वो शेयर बाजार प्रदान करता है। एक अच्छा शेयर बाजार इस बात का ध्यान रखता है कि किसी भी निवेशकों को बराबर का मौका मिले। ठीक है दोस्तों हम बात करेंगे शेयर बाजार में कुछ चुनिंदे शब्द होते हैं जिनके बड़े बड़े डेफिनेशन होते हैं जो शॉर्ट्स में बोले जाते हैं। आप उनको हम परिभाषित करते हैं और आपको समझाते हैं उनका क्या मतलब होता है। चलिए हम जानते हैं। दोस्तों शेयर बाजार की परिभाषा शब्दावली कुछ इस प्रकार की होती है। आउटलुक का दोस्तों मतलब क्या होता है? रेटिंग के साथ जुड़ा हुआ यह शब्द भी भावी संभावनाओं को दर्शाता है। कंपनी संस्था या देश का भविष्य क्या है अथवा इसकी क्या संभावना है, जैसे सवाल पूछते समय आउटलुक शब्द का उपयोग किया जाता है। आउटलुक के आधार पर ही निवेश करने का निर्णय कंपनी को लिया जाता है, क्योंकि आउटलुक पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर स्टेबल स्थिर हो सकता है। निवेशकों के लिए यह हितकारक है कि वह निवेश करते समय कंपनी, संस्था या देश के आउटलुक पर ध्यान दे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऑर्डर बुक। कंपनी की ऑर्डर बुक में कितने ऑर्डर बकाया पड़े हैं, इसकी जानकारी के आधार पर कंपनी के कार्य परिणाम, भविष्य एवं स्थिरता का अनुमान लगाया जा सकता है। कंपनी के पास ऑर्डर ही ना हो या भरपूर ऑर्डर हो तो ऐसी स्थिति कंपनी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, जबकि निरंतर ऑर्डर मिलने वाली तथा ऑर्डर बुक में भरपूर ऑर्डर रखने वाली कंपनी की स्थिति सुदृढ़ मानी जाती है। ऑर्डर बुक भरपूर होने का अर्थ यह है कि कंपनी के पास भरपूर काम है तथा भविष्य में उसकी आय निरंतर बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट शब्द जो आता है आर्बिट्रेज एक शेयर बाजार से निर्धारित शेयरों की कम भाव पर खरीदारी करके उसको दूसरे बाजार में भाव पर ऊंचे भाव पर बेच देने की प्रवृत्ति को आर्बिट्रेज कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप BSE पर ABC कंपनी से शेयर 145.20 रुपये के भाव पर खरीद कर उसी समय NSE पर 145.30 रुपये पर बेच देने की प्रक्रिया को आर्बिट्रेज कहते हैं। इस प्रकार आपको 10 पैसे का अंतर मिलता है। ये सौदे एक ही समय किए जाते हैं तथा इसमें बड़ी संख्या में सौदे किए जाते हैं। पुराने समय में एक ही समय पर एक ही स्क्रिप्ट के अलग अलग भाव हुआ करते थे, परंतु अब ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा होने की इसकी मात्रा काफ़ी घट गई है। अब इस प्रकार के सौदों में भाव का अंतर काफ़ी कम होता है, परंतु भारी मात्रा में सौदे होने से इनमें भरपूर लाभ अर्जित होता है। इस प्रकार का कारोबार करने वालों को आर्बिट्रेजर कहा जाता है। कई बार एक ही कमोडिटी करेंसी या सिक्योरिटीज के 3-4 एक्सचेंज पर अलग अलग भाव अंतर पर सौदे होते हैं, जिनमें एक बाजार से नीचे भाव खरीदकर दूसरे बाजार में ऊंचे भाव पर बेचा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण यह है कि यह सौदे दोनों एक्सचेंजों पर एक ही समय पर किए जाते हैं। ब्रोकर इस काम के लिए विशेष स्टाफ रखते हैं जो BSE और BSE और NSE दोनों पर भरपूर मात्रा में सौदे करते रहते हैं। दोस्तों ये भी बहुत हमारे लिए काफ़ी जानने की चीज़ है कि इस तरह की चीज़ें भी शेयर मार्केट में होती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो शब्द आता है आर्बिट्रेशन। इस शब्द का अर्थ है आर्बिट्रेशन से काफ़ी अलग है। आर्बिट्रेशन का अर्थ है कि विवादों का निपटान जब ब्रोकर और ब्रोकर के बीच या ब्रोकर और ग्राहक के बीच कोई विवाद हो जाता है तो इस प्रकार के विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है, जिसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है। उसके निपटान की प्रक्रिया को आर्बिट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। शेयर बाजार में ऐसे विवादों के निपटान के लिए एक खास विभाग एक्सचेंज के नियम एवं उपनियमों के तहत कार्य करता है। इस प्रकार के मामलों में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति एक्सचेंज के नियमों के अनुसार होती है और उसके द्वारा दिए गए निर्णय ब्रोकर और ग्राहकों पर लागू होते हैं। इस प्रक्रिया में आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय देता है। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है। शेयर मार्केट में भी इस तरह की नियम और इस तरह के होते हैं, ज़रूरी भी है इस तरह का नियम होना। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है ऑक्शन, नीलाम। शेयर बाजार में जब कोई निवेशक शेयर बेच देता है परंतु
समय पर उसकी डिलीवरी देने में विफल हो जाता है तो एक्सचेंज की कार्य पद्धति के तहत निवेशक के शेयर डिलीवरी दायित्व को उतारने के लिए उतने ही शेयरों का आवश्यक रूप से ऑक्शन या नीलाम कह सकते हैं हम किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्शन के जरिए उतनी संख्या के शेयर बाजार के वर्तमान भाव पर ब्रोकर के द्वारा खरीदे जाते हैं और इसके भाव अंतर का बोझा निवेशक से वसूल जाता है। इसका कारण यह है कि निवेशक ने अपने पास शेयर हुए बिना भी उनको बेच दिया था। हमने इसके पहले शॉर्ट सेल्स खोटी बिक्री की चर्चा की थी। उसमें भी शॉर्ट सेल्स वाले निवेशक को बाजार भाव पर शेयर खरीद कर डिलीवरी देनी होती है, परंतु जब कोई निवेशक स्वयं इच्छा से ऐसा नहीं करता है तो वह बाजार के नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आवश्यक रूप से नीलामी के मार्फत उस सौदे का निपटान किया जाता है। दोस्तों ये इस तरह के नियम भी होते हैं जो कि ज़रूरी है शेयर मार्केट के लिए। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी शब्दावली जो आती है शेयर मार्केट की, अलॉटमेंट हमारा कंपनियों के सार्वजनिक निर्गम IPO के निवेशकों द्वारा किए गए आवेदन पर मिले हुए शेयरों को शेयर अलॉटमेंट कहा जाता है। दोस्तों अब जो है शेयर मार्केट का जो है न्यू शब्दकोश जो है ये है इस तरह प्रकार से STT। दोस्तों शेयर मार्केट में STT जो शब्द होता है वो किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, चलिए जानते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को सारांश में STT कहते हैं। सरकार के कर नियम के अनुसार शेयर सिक्योरिटीज के प्रत्येक सौदे पर STT का लागू होता है। सरकार को इस मार्ग से प्रतिदिन भारी राजस्व मिलता है। यह कर ब्रोकरों को भरना होता है, हालांकि ब्रोकर इसे अपने ग्राहकों से वसूल लेते हैं। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट, नोट या बिल में ब्रोकरेज के साथ साथ STT भी वसूला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट है FII। शेयर बाजार को नचाने वाला, बाजार की चाल निर्धारित करने वाला, यह शब्द बाजार से संबंधित समाचारों में बार बार सुनने को मिलता है। प्राय इस बात पर आप अपना ध्यान देते हैं कि FII की लिवाली या बिकवाली के कारण बाजार का यह हाल हुआ है। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अर्थात विदेशी संस्थागत निवेश। यह संस्थागत निवेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। यह अपने समय के देश के लोगों से बड़ी मात्रा में निवेश के लिए धन एकत्रित करते हैं और उसका अनेकों देशों के शेयर बाजार में निवेश करते हैं। इस संस्थागत निवेशकों के ग्राहकों की सूची में सामान्य निवेश से लेकर बड़े निवेशक, पेंशन फंड आदि होते हैं, जिसका एकत्रित धन FII अपनी व्यूह रचना के अनुसार विविध शेयर बाजारों की प्रतिभूतियों में निवेश कर उस पर लाभ कमाते हैं और उसका हिस्सा अपने ग्राहकों को पहुंचाते हैं। क्योंकि इन लोगों के पास धन की काफ़ी विशाल मात्रा में होता है, प्राय यह भारी मात्रा में ही लेवाली व बिकवाली करते हैं, जिससे शेयर बाजार की चाल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत में तो अभी उनका ऐसा वर्चस्व है कि लगता है शेयर बाजार को वह ही चलाते हैं। वर्ष 2008 में जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी, तब इस वर्ग के भारतीय पूंजी बाजार से अपना निवेश निरंतर निकाला था, जिससे भारतीय बाजार में भी गिरावट होती गई। किसी भी FII को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपना पंजीकरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास करवाना होता है तथा इनके नियमों का पालन करना होता है। वर्तमान समय में सेबी के पास 1100 से अधिक FII पंजीकृत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जय हिंद दोस्तों।